हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर लेमिना यानी कि 2D बॉडी के बारे में, जिसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होने वाली है। ठीक है ना। तो लेमिना की बात आज हम करने वाले हैं। फॉर्मूला ही फॉर्मूला रहेंगे। जो फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में देखा उसी में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम चीजें पढ़ेंगे। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ लेक्चर आपको मेन चैनल के जाकर देखने होंगे। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा और आप वहां जाकर वो पर्टिकुलर लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है। डेरिवेशन पर ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें ज्यादा टाइम आपको पढ़ा चुका हूं मेन चैनल पर। तो थोड़ी सी मेहनत तुम लोग कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लेक्चर देखने हैं, प्लीज जाकर वो देख लेना, है ना। अगर आपको डेरिवेशन देखने हैं तो अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि नहीं यार डेरिवेशन तो देखना जरूरी है, तो आप बिल्कुल देख लेना। अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर मेरी बात मान लेना और आज के लेक्चर को देख लेना। फिर भी अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको डेरिवेशन कराया हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, लेक्चर की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, आपको हमारा कंटेंट बेस्ट ही मिलेगा। 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर, खाने को कुछ रखना है तो खाने को रख लीजिए, सब लेकर बैठ जाइए, अपने नोट्स, फॉर्मूला शीट, सब कुछ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको वो बन जाएगा, तो आप लेक्चर को रोक कर, मैं तो आपके इशारों पे ही नाचता हूं, आप बोलोगे तो मैं पीछे पीछे चला जाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं आगे आगे चला जाऊंगा, आप बोलोगे कि रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तब तक। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि आपका आंसर वही आ रहा है क्या कि जो मेरा आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलिए स्टार्ट करें लेक्चर को। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं उस मॉड्यूल पर जो मॉड्यूल मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बनाया हुआ है। यहां पर हम आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं वो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी नीट की प्रिपरेशन के बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। एक पर्टिकुलर चीज है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, और मैंने आपको गूगल मीट वाले लाइव सेशन में जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन कर रहे थे वहां बता दिया है कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से अभी मात तो नहीं खा रहे, थोड़ा लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम फ्री प्लेटफॉर्म है। फ्री प्लेटफॉर्म से हर कोई जुड़ना नहीं चाहता है, हमको सिरे से नकार दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि आप फ्री प्लेटफॉर्म है, आपसे बच्चे पढ़ते ही कितने होंगे, है ना। तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत बेटा करनी होगी। आप ही हमारे वीडियोस को शेयर नहीं करते, आप ही हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते, आप ही हमारे वीडियोस पर कमेंट नहीं करते, इसलिए यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से हमारा वीडियो ऊपर आ नहीं पाता। और अगर वीडियो ऊपर आता नहीं है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं रहता, और किसी को दिखाने के लिए नहीं रहता तो कोई मानता नहीं है कि फ्री प्लेटफॉर्म पर बच्चे पढ़ते होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो सकती होगी। अगर आप भी थोड़ा सा दम मारें अपने साइड से, हम तो मार ही रहे हैं, तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाली बात है ना, ये झट से सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ही नहीं हमारी भी प्रॉब्लम है, और आप मानेंगे नहीं, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इसके लिए, लेकिन हमको हमेशा क्या बोलते हैं निराशा ही हाथ लग रही है। बुरा बहुत लगता है, बहस भी हो जाती है कभी कभार हमारी, है ना, क्योंकि हम अपने दिल से तो गलत नहीं है, चाहते तो हम बिल्कुल सही करना है, लेकिन सामने वाला अगर हमारे पर्पस को समझ ही नहीं पाएगा और ये बोलेगा कि नहीं भाई हमको तो पैसा दे दो, हमको तो पैसे से मतलब है, आप फ्री होगे तो होगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ ये सब, लेकिन ठीक है, अभी अभी की बात है, चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आज लेमिना टाइप बॉडीज को, जिसमें जो थिकनेस होगी बॉडीज की वो क्या होने वाली है बेटा, बहुत ज्यादा कम होने वाली है ना। तो आप देख लीजिए ऐसी कुछ बॉडीज होंगी। आओ बता देता हूं मैं आपको बनाकर, मुझको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ऐसी कोई पतली सी देखो, एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस है ना। ये दिखाने के लिए थिकनेस बना दी है बेटा, मैंने दिखाने के लिए थिकनेस बना दी है, लेकिन है क्या बेटा, बहुत पतली है। क्या है ये, बहुत पतली है, ऐसा। हाँ, आ जाने जा, आ जाए हुस्न जवा जवा जवा, तेरे लिए है आस लगाए, हो जालिम आ जाना। या बहुत बढ़िया। अरे टेढ़ा क्यों हो गया है बेटा, बेटा मेरे बेटा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये ऐसी बॉडी है भाई, लैमिना टाइप बॉडी, 2D बॉडी है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है बेटा वो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है ना। ओके,
अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसका वॉल्यूम निकाल कर बताना है, तो आपको पता है भाई इसकी थिकनेस है तो बहुत कम है, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना। ये इसकी थिकनेस है टी। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। और इसकी डेंसिटी क्या है? रो। डेंसिटी क्या है? रो। समझना मेरी बात। डेंसिटी भी क्या है भैया? यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी डेंसिटी है। ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, इसको मैं सही कर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा और टिल्ट करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा और टिल्ट करना चाहिए। डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, डायग्राम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ सही है, हाँ अब सही है, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि हमने ऐसी एक लैमिना बॉडी ली है जिसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है हर जगह, और इसकी वैल्यू क्या है? रो है। तो अगर मैं बोलूं आप इसका मास बता सकते हो क्या? अगर इसका मास m है तो क्या मैं इस मास m को डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टी लिख सकता हूं? क्यों सर, क्यों लिख सकते हो? जबरदस्ती लिख दोगे क्या? अरे यार, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मास। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां पर वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया? एरिया इंटू थिकनेस। अरे एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया? रो इंटू ए इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। पक्का? जी सर पक्का। अच्छा आओ जरा काम की बात करते हैं। देखो अभी तक जो फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आए हैं वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता था। RCOM का फॉर्मूला हमारे पास था M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 प्लस MNRN, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। पूरा XCOM YCOM का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो हमको आता है, उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। यहां पर मैं मास को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मास को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, है ना। ये जो छोटे छोटे मास थे M1 M2 M3 M3 हमें कंसिडर करते थे, है ना। याद करो आप। अगर यहां पर भी मैं छोटे छोटे डिस्क्रीट एरिया अगर ले लूं, समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पर अगर मैं छोटे छोटे एरिया ले लूं, ऐसा इसी के अंदर छोटे छोटे एरिया ले लेता हूं, समझना मेरी बात, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, यहां मास की जगह हम ऐसा पुट कर सकते हैं क्या कि डेंसिटी सेम है। समझना, डेंसिटी सेम है। आप कोई भी एरिया ले रहे हो, जो भी मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चलो इतना डीप में मत जाओ, इतना समझ लो कि मास को आप डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो चलो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मास को हटा रहे हैं, एरिया को ला रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक नेग्लिजिबल थिकनेस की है ना, लैमिना टाइप बॉडी है, डेंसिटी सेम है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मास होगा। नहीं, मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? मास पूरे एरिया में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, थिकनेस तो बहुत कम है। मास कहां है? पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा मास, तो यहां मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे समझ के आप ये मान लो कि यहां से मैं मास को गायब कर रहा हूं और किसको लेकर आ रहा हूं? एरिया को लेकर आ रहा हूं। बस खत्म बात। डेंसिटी सेम है भाई, तो रो इंटू A1 इंटू टी, थिकनेस सेम R1 प्लस, इसको हम लिखेंगे रो इंटू A2 इंटू टी इंटू R2 प्लस डॉट 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 प्लस MN को आप लिखोगे डेंसिटी इंटू AN इंटू थिकनेस इंटू RN डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं भाई? M1 को रो इंटू A1 इंटू टी प्लस रो इंटू A2 इंटू टी प्लस डॉट 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 रो इंटू AN इंटू टी। यहां से मुझे दिख रहा है कि रो टी रो टी रो टी रो टी रो टी और रो टी क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास RCOM का फॉर्मूला एक लैमिना टाइप बॉडी के लिए जिसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है और उस पर डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो RCOM का फॉर्मूला आ जाता है A1R1 प्लस A2R2 प्लस डॉट 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 ANRN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं है। तो ये RCOM का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया ये कब वैलिड है? ये हमको तभी लगाना है जब लैमिना टाइप बॉडी हो जिसकी थिकनेस क्या हो? नेग्लिजिबल हो और डेंसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म।
डेंसिटी इज सेम एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब ऐसा ही फॉर्मूला XCOM का भी बन जाएगा, ऐसा ही फॉर्मूला YCOM का भी बन जाएगा। नहीं, अरे भाई यहां पर RCOM है ना, अगर मुझे XCOM का फॉर्मूला बनाना होगा तो बन जाएगा, YCOM का भी बन जाएगा और ZCOM का भी बन जाएगा। अगर आप चाहो तो उसे बना सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं बना दूं तो मैं बना देता हूं। आओ भाई यहां पर लिख देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। XCOM इज इक्वल्स टू A1 X1 बेटा प्लस A2 X2, आगे क्या, प्लस डॉट 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 प्लस AN XN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? जी सर समझ गए। आ जाओ अब इस फॉर्मूले को और कंप्लीट कर लेते हैं। डब्बा ले जाता हूं मैं ऊपर, आ जाओ, और यहां पर लिख देता हूं YCOM का फॉर्मूला। ये क्या होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस डॉट 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 प्लस AN YN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया है 2D बॉडी के लिए, बार बार नहीं बोलूंगा अब मैं, आपको ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, और शायद याद भी हो गया होगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। आइए, क्वेश्चन है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपको DC पांडे में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, सिंगेज में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सेंटर ऑफ, आपको एक बात बताऊं, इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंजीनियरिंग में जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें आपको मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है, उस मैकेनिक्स में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब, तो उसमें आपको ये निकालना पड़ता है सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंजीनियरिंग तक में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आइए, तो आप तो इंजीनियरिंग नहीं करने वाले हो मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए तो मैंने कहा चलो बता देता हूं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, लैमिना बोल दिया, ठीक है ना। अ थिन फ्लैट प्लेट, सब बता दिया उसने कि लैमिना है, थिन फ्लैट प्लेट है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, विद डायमेंशन एज शोन इन द फिगर, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। मास बता दिया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आइए एरिया की भी बात कर लेंगे हम, क्योंकि हमको डायमेंशंस दिए गए, ये देखो 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक लैमिना ये है, एक लैमिना ये है, एल शेप में रखा हुआ है इसको, हमको यहाँ पर इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा, अगर मैं इसको बोल देता हूँ एरिया 2, इसको बोल देता हूँ एरिया 1, तो इस एरिया 1 का मैं सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ C1 पर होगा, बिल्कुल होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 1 और 1 2 मीटर है, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है बेटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर, बिल्कुल सही। और ये टोटल यहाँ पर देखोगे आप तो 1 मीटर है, तो यहाँ से कितना ऊपर आएगा सेंटर, 0.5, कितना 0.5 या 1/2 मीटर, ऐसा लिख लो 1/2। तो 1, 1/2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एरिया A1 और इस सेक्शन A1, ठीक है। सेक्शन A2 का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से कितना दूर है बेटा, यहां से 1 का आधा 1/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 प्लस 1/2, ये भी तो 1 है। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी तो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, 1 प्लस 1 का आधा, 1 प्लस 1 का आधा यानी 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर? ये एरिया A2 है, ये एरिया A1 है। A1 के जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट 1 और 1/2 है। A2 जो एरिया है उसका कोऑर्डिनेट 1/2 और 3/2 है। बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। आ जाओ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, XCOM और YCOM निकालते हैं। आइए, XCOM का फॉर्मूला क्या है, A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। गलत कहा कुछ? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा। A1 एरिया कितना है, A1 कहाँ है, ये A1 एरिया कितना है, यहाँ लिख कर रख लेते हैं बेटा। A1 एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया A2 कितना है ये बता दो, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 मीटर स्क्वायर इंटू x1 कितना है, x1 कितना है 1, x कोऑर्डिनेट, प्लस A2 कितना है बेटा 1, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, ठीक, डिवाइड बाय A1 प्लस A2 यानी कि 2 + 1। चलिए, तो यहाँ पर XCOM आपको कितना आता हुआ दिख रहा है, 2
प्लस 1 इंटू 1/2 इज 1/2 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 इज 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5/2 अपॉन 3 यानी कि 5/6। कितनी वैल्यू आ गई एक्सयूएम की 5/6। ठीक, सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, YCUM निकाल सकते हो। YCUM का फॉर्मूला क्या है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक, एरिया 1 कितना है, एरिया 1 है 2 और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, एरिया 1 है ये, उसका y कोऑर्डिनेट है 1/2 बेटा, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस A2 कितना है, A2 की वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर इंटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 3/2, ये देखो 3/2, तो ये हो गया 3/2 डिवाइड बाय सेम A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा 2 और 1 3। चलिए 2 से 2 कट गया, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 इज 5, 5/2/3 इज 5/6। तो आप ये वैल्यू भी कितनी आ गई भाई 5/6 आ गई। मतलब आपका XCUM भी 5/6 है, YCUM भी 5/6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा D 5/6 एंड 5/6। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, आगे बढ़े, है ना। तो ये जो चीज हमने पढ़ी यार, ये जो 2 फॉर्मूले हमने निकाले, ये 3 फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं, इसी का एप्लीकेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा दिया है, ठीक है ना। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर A इज के ए अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर A, ठीक है, इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्वायर प्लेट ऑफ एज A। अच्छा, स्क्वायर प्लेट ऑफ एज A, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द थिकनेस आर सेम एवरीवेयर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कॉमन सेंस है, 2 भारी चीजें अगर हैं, मान लो अगर एक 2 kg का मास है, ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपसे पूछ रहा हूं, 2 kg का मास है, एक 5 kg का मास है, एक 5 kg का मास है, सेंटर ऑफ मास किस मास के पास होगा। अरे भाई एक रॉड है ना, रॉड में एक जगह आपने 2 kg का मास लगा दिया, एक जगह आपने 5 kg का मास लगा दिया। उस रॉड को अगर आपको बैलेंस करना है तो आप उंगली कहाँ लेकर जाओगे, 5 kg की साइड लेकर जाओगे ना। देखो जैसे अभी क्या है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, इसको मैं सेंटर से बैलेंस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला पार्ट भारी कर दूँ तो ये लुढ़कने लग जाएगा नीचे की तरफ, तो मुझे अपनी उंगली इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वाले मास की तरफ होता है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस। अगर नहीं पता है तो आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा वो 5 kg वाले मास के पास खिसक जाएगा, होता है, ठीक है ना। कॉमन सेंस है ये, है ना। वैसे ही अगर एरिया ज्यादा है बेटा, इन दोनों में से अगर किसी का एरिया ज्यादा है तो उसकी तरफ आपका सेंटर ऑफ मास खिसक के चला जाएगा। मुझे पता है कि यार इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा निकल कर आएगा, एरिया निकल कर आएगा स्क्वायर का ज्यादा, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा वो स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, ये मुझे पता है। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तो हम करके देख लेते हैं और रिजल्ट को याद रख लेंगे, ठीक है ना। करके देख लेते हैं और रिजल्ट को याद रख लेंगे। चलिए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मुझे पता है यहाँ कहीं सेंटर पे होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ कहीं सेंटर पे होगा। दोनों एक ही लाइन में होने वाले हैं, ये भी गारंटीड है, क्योंकि इसका जो रेडियस है r/2 नहीं a/2, रेडियस कितना है a/2, मतलब यहाँ से कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास a/2। इसका भी सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है बेटा यहाँ से a/2, ऑब्वियस सी बात, सड़ी सी बात, कितना है a/2 ऊपर है ना। तो ये दोनों सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे बेटा, एक ही लाइन पर होने वाले हैं, ये गारंटीड हो गया, ठीक है। अरे क्या हो गया, हाँ ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओके। दोनों के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं क्या आप, सर कोऑर्डिनेट्स बताने में क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये ओरिजिन है मेरा, मेरी मर्जी है, मान लेता हूँ। इधर भी मान सकते हो ओरिजिन, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इधर मान लेता हूँ, ठीक है ना। इधर भी मान सकते हो, बोलो भैया ये है मेरा ओरिजिन, ये इधर ओरिजिन मान लो, ऐसे इसको बोल दो ये 0 0 है, कर सकते हो। मेरी मर्जी है कि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया 0,0 ले लिया, ठीक। तो इधर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। आप यहाँ से कितना आगे चले, ये है कितना a/2, ठीक है ना, ये भी कितना हुआ a/2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हुआ a/2 प्लस a/2, यानी कि a,0 नहीं a,0। अरे समझ रहे हो कि नहीं। अब ये मत बोल देना कि भैया सर यहाँ से a/2 था, यहाँ से a/2 था, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो a/2 आना चाहिए। अरे मैं तो बस ये बता रहा था कि दोनों की सरफेस से हाइट सेम है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर ओरिजिन तो मैंने 0 0 लिया है ना, तो आप यहाँ से नापोगे ना बेटा, जो नापोगे यहाँ से x में आप कितना चले यहाँ पहुंचने के लिए, a चले, a/2 प्लस a/2, y में कितना चले, y में 0 चले, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एरिया 1,
इसको मैं बोल दे रहा हूं एरिया 2। एरिया 1 A1 कितना होगा मुझे बता दो, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर, है ना, A/2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा ये पाई A²/4। एरिया A1 कितना आ गया, पाई A²/4। A2 कितना आ जाएगा, A इंटू A यानी कि A²। चलिए वेरी गुड, इसका रिजल्ट आप याद रख लेना, हो सकता है आपको कहीं काम आ जाए इसलिए बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। चलो तो हम निकालते हैं यहां पर XCOM, y निकालने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, XCOM निकालने की जरूरत पड़ेगी। XCOM देखना है कहां आता है, अगर वो अंदर आए स्क्वायर के तो हम बोलेंगे स्क्वायर के अंदर आ रहा है, स्क्वायर के बाहर आ जाएगा तो हम बोल देंगे भाई बाहर आ रहा है। मतलब अगर XCOM की वैल्यू A/2 से ज्यादा आ जाती है, XCOM की वैल्यू अगर A/2 से ज्यादा आ जाती है तो XCOM कहां पहुंच जाएगा, स्क्वायर में पहुंच जाएगा। अरे भाई देखो ना यार, XCOM की वैल्यू अगर A/2 से ज्यादा आ जाती है तो XCOM यहां कहीं पहुंच जाएगा, मतलब स्क्वायर में पहुंच जाएगा, और अगर A/2 से कम आ जाती है तो वो सर्कल में रहेगा, ठीक है। चलिए तो XCOM इज इक्वल्स टू A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। चलिए A1 की वैल्यू कितनी है, पाई A²/4, पाई A²/4। X1 की वैल्यू कितनी है, X1 है 0, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आपने निकाली है क्या, A2 की वैल्यू है A², है ना, और X2 की वैल्यू कितनी है A, जाएगा A डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू है पाई A²/4, पाई A²/4, और दूसरे की वैल्यू कितनी है A²। तो ये तो खत्म हो गया भाई 0, ये हो गया A³ अपॉन पाई A²। अच्छा A² कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये है पाई A² प्लस 4A² और 4, मैंने क्या किया एलसीएम लेके 4 को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, A² कॉमन ले लो, तो ये A² मैंने कॉमन लिया और यहाँ से एक पावर 3 की पावर उड़ा दी, एक बची, ठीक है। तो क्या बचा बेटा, 4A अपॉन पाई प्लस 4। तो XCOM इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ A अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है ना। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखते हो 4 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू A, ठीक है ना। अच्छा अगर इसकी वैल्यू 1/2 से ज्यादा आ गई, अरे समझ रहे हो कि नहीं, अगर XCOM की वैल्यू A/2 से ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड द स्क्वायर प्लेट विल बी योर आंसर, है ना। और अगर XCOM की वैल्यू A/2 से कम आ जाती है, समझना मेरी बात, A तो है हमारे पास, 4 अपॉन पाई/4 की वैल्यू 1/2 से अगर ज्यादा आती है, 1/2 से कम आती है, ऐसा भी मान लो, है ना, ऐसा लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। आओ, अगर XCOM की वैल्यू, ध्यान से सुनना, A को अलग रखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं 1/2 इंटू A से ज्यादा आ जाती है तो आप स्क्वायर प्लेट में पहुंच जाओगे, और 1/2 इंटू A से कम आ जाती है अगर XCOM की वैल्यू, तो आपका XCOM कहां पहुंच जाएगा, सर्कुलर प्लेट में पहुंच जाएगा। बात समझे, हाँ भैया 1/2 4 अपॉन पाई/4 की वैल्यू, सॉरी 4 अपॉन पाई प्लस 4 की वैल्यू चेक करना है हमको 1/2 से कम है कि ज्यादा है। 4 बाय पाई प्लस 4 की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है कि कम है, हमें ये चेक करना है। आइए जरा चेक करते हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, है ना, कोई मैं सॉल्व वॉल्व नहीं करूंगा, जुगाड़ लगाऊंगा बस। मैं ये बोल रहा हूं कि 4 अपॉन पाई प्लस 4 है, यानी कि कितना हो गया 4 अपॉन 4 प्लस पाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3.14 होता है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक, 3.14 यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन 7.14। अच्छा इसकी वैल्यू 1/2 से ज्यादा कब होती, 1/2 से ज्यादा कब होती, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता, देखो 4 अपॉन 6 हो जाता तो वैल्यू कितनी आती, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, यानी कि कितनी हो जाती, 1/2 से ज्यादा हो जाती, 0.66 हो जाती, 66 हो जाती, है ना। यहाँ पर क्या हो गई है 7.14 है। अगर यहाँ 8 होता तो 1/2 होती, समझना मेरी बात, 8 होता तो 1/2 होती, 9 होता तो 1/2 से और कम होने लग जाती, समझना। 8 से जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होगा, 8 से जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जाएगा 1/2 से वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। खुद देखो ना यार कितना आएगा, देखो अगर मैं इसको 4 अपॉन 7 मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, 7 पना 35, 0.57 समथिंग, है ना,
7 पना 35 बचेगा, फिर ठीक है 5 बचेगा, ठीक है। तो 0.57 समथिंग वैल्यू आने लग जाएगी, यानी कि ये जो 4/π+4 है इसका जो रिजल्ट आने वाला है बेटा ये 0.5 से ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 8 से कम है। डिनोमिनेटर जब 8 हो जाता तो वैल्यू 1/2 आ जाती, 4/8 1/2। 8 से ज्यादा होता तो फिर क्या होने लग जाता भैया, 0.5 से कम आने लग जाती वैल्यू। समझ रहे हो? अब यहां 8 से वैल्यू कम है डिनोमिनेटर में, 7.14 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट आना है वो 0.5 से ज्यादा ही आना है। ऑलमोस्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा XCOM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.57A। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 0.5 से तो आगे निकल गए हो, 0.5 से तो आगे निकल गए हो, मतलब आपका जो XCOM है वो यहां कहीं आ रहा है, ऐसा मान लिया हमने। कहाँ आ रहा है? यहां कहीं आ रहा है आपका XCOM। मतलब किस में आ गया भैया? स्क्वायर प्लेट के अंदर आ गया, तो हम बोलेंगे इनसाइड दी स्क्वायर प्लेट इज योर आंसर। याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको इतना डिटेल में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आइए, तो जो आपने ये सारी चीजें पढ़ी बेटा, ये आपने फालतू में थोड़ी ना पढ़ी है, इसका मैंने आपको एप्लीकेशन अभी आपकी आंखों के सामने बता दिया। एक तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने और एक ये क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर, आ जाओ। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की। यहीं से मैं बात कर रहा हूं, आपको कुछ लेक्चर देखने पड़ेंगे, है ना। मैंने मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स मेन चैनल, ये है चैनल का नाम मैग्नेट ब्रेन्स, है ना। इस पर आपको जाना है, या छोड़ो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे लिंक डलवा दे रहा हूं, नीचे लिंक डलवा दे रहा हूं। नीचे लिंक रहेगी, या तो डिस्क्रिप्शन में रहेगी या तो कमेंट बॉक्स में मैं ही कमेंट कर दूंगा, और उसको पिन करवा दूंगा, तो वो कमेंट आपको ऊपर दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। नीचे लिंक रहेगी, ठीक है ना, देख लो। जिन बच्चों को भी लगता है कि सर पूरा डेरिवेशन देखने की जरूरत है, ऐसा है वैसा है, वो जाकर देख लेना, है ना। पूरा डेरिवेशन मैंने वहां पर समझाया है, सब कुछ किया है, ठीक है ना। आगे जाके एक्चुअली में हमको ये चीज पढ़नी है। देखो क्वेश्चन नहीं दिखाता हूं मैं आपको, ये दिखा देता हूं। आगे जाके हमको पढ़ना है बेटा ये सब, यूनिफॉर्म रॉड के लिए कितना होगा आपका सेंटर ऑफ मास, फिर आपका यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कितना होगा, हेमिस्फेरिकल शेल और हॉलोस्फीयर के लिए कितना होगा, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी। इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, इस सब चीजों के डेरिवेशन आपको कहाँ मिल जाएंगे बेटा, यहाँ इस लेक्चर में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, काम की चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए बेटर है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी, हाँ ये बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर लो ना यार, यही सब चीज़ें तो यादें बन जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, एक फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी तक ये देखो हम कर रहे थे, सिंपल फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक बड़ी सी बॉडी रहेगी, है ना, ऐसी कोई बॉडी है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से मासेस ले लेंगे, डीएम मासेस, है ना। ये छोटा सा डीएम मास, ये छोटा सा डीएम मास, ये छोटा सा डीएम मास, ऐसे ये डीएम मास ले लेंगे हम, ये डीएम मास ले लेंगे हम, है ना, ये सारे डीएम मास ले लेंगे, है ना। और इन सारे डीएम मास के बेटा पोजीशन वेक्टर्स अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r1 है, पोजीशन वेक्टर नहीं डिस्टेंस r2 है, यहाँ से डिस्टेंस r3 है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे मासेस होने वाले हैं जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो अगर हमको इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस पूरी पिंक बॉडी के लिए जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, पिंक कलर जो भी है इससे जो बनाया है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, RCOM इज इक्वल्स टू, देखना पहले हम लिखते थे m1 r1 प्लस m2 r2, अब यहाँ m1 की जगह क्या है बेटा, dm है और उसकी डिस्टेंस कितनी है r1, फिर दूसरा dm मास, उसकी डिस्टेंस कितनी है r2। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा बेटा, हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक, dm rn तक पहुंच जाएंगे, समझे कि नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे मास छोटे छोटे dm 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 dm, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आओ इसको मैं लिख सकता हूं RCOM इज इक्वल्स टू, जोड़ने की जगह मैं क्या कर दूं, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दूं, नहीं सीधे सीधे किसको इंटीग्रेट कर देता हूं, RDM को इंटीग्रेट कर देता हूं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। डिवाइडेड बाय
इसका सम क्या है, ये और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी नहीं है इस चीज को। ये फॉर्मूला कहां से आया, हम पढ़ चुके हैं पहले बेटा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। अब यहां पर m की जगह dm आ गया है और डिस्टेंस r1 r2 r3 r4 rn तक है, बस खत्म बात। नीचे क्या हो गया, dm 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 मासेस हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये हो गई RCOM की बात। अगर मैं बोलूं XCOM कैसे निकालोगे, तो XCOM का फॉर्मूला भी आप ऐसे ही लगा सकते हो, इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ठीक है ना। सिमिलरली YCOM अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय dm। लो भाई, ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार में हमने क्या कर लिए, कंठस्थ कर लिए। क्या कर लिए, कंठस्थ कर लिए। देखो ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, इसका एप्लीकेशन अगर मैंने आपको एक बार समझा दिया तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लगता कैसे है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। ये कब लगाना है आपको, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर आपको 2 देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। नीचे या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा या तो कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो पिन करके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आपको बहुत सारे डेरिवेशन वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, है ना। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूं, आइए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, यहां पर मैं एक यूनिफॉर्म रॉड लेता हूं, आइए। अब ये नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं है बेटा, है ना, ये नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं है। चलिए वेरी गुड। कहां से, x इज इक्वल टू 0 से देखने वाले हैं हम, x इज इक्वल टू l तक। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, टोटल लेंथ है l, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं। यहां से जा रहा हूं x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर जाकर किसी dx मास को मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? वही छोटे छोटे dm मास लूंगा ना, dm 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 dm, याद आया कि नहीं आया था? ये देखो ना, ये r डिस्टेंस, r1 डिस्टेंस पर जाकर dm मास, r2 डिस्टेंस पर जाकर dm मास, तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन rdm कर दिया, ठीक। अब मैं जानता हूं कि यार ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ठीक। ओके हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा हूं x डिस्टेंस पर जाकर मैंने एक dm मास कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है भाई, dx है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो, कुछ पुराने पाप आपने जो किए थे उसमें मैंने आपको बताया था एक लीनियर मास डेंसिटी जैसी टर्म बताई थी, लीनियर मास डेंसिटी जैसी टर्म मैंने आपको बताई थी, लीनियर मास डेंसिटी जैसी टर्म बताई थी, लैम्डा, जो कि क्या होती थी, टोटल मास मान लो इस रॉड का m है, ये कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये रेशो हम ले लें, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं रेशो निकालूं इस मास का, dm मास का dx के साथ, तो वो भी क्या आना चाहिए, लैम्डा के बराबर ही आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ये मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दी लेंथ, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है XCOM। इधर आओ, इधर आओ, भटकना नहीं है, कोई रणछोड़दास सांचड़ बनने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, इधर देखो, फॉर्मूला पता है, XCOM निकालने का फॉर्मूला क्या है, x dm इंटीग्रेशन dm, लिख दिया, खत्म। इधर आओ, फालतू का ज्ञान मत लो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जो काम की चीज है वही बता रहा हूं, इधर देखो जल्दी से। ये फॉर्मूला है, हाँ सर ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर अगर x है तो यहां कोई dx का टर्म होना चाहिए, पक्की बात है। हाँ हाँ, कैसे लेकर आएंगे भाई, dm के अंदर dx कहां से लेकर आएंगे, ये दिखा, ये देखा, जो मैंने आपको यहां पर हिंट दी थी, बच्चे यहीं से पकड़ चुके होंगे कि लैम्डा इंटू dx इज नथिंग बट dm। अरे समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई, अगर l लेंथ का मास m है, l मीटर का मास, l मीटर लेंथ का मास अगर कैपिटल M है, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू m। 2 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू m। 3 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, 3 इंटू लैम्डा इंटू m। वैसे ही dx लेंथ का मास कितना होगा, dx इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू dm। खत्म बात, समझ में आई बात? हाँ सर, तो dm की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा dx। लो भैया dx आ गया, लो भैया काम खत्म। x dm के अंदर आपको dx चाहिए था, मैंने निकाल कर दे दिया, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx इंटीग्रेशन, देखो dm की जगह लैम्डा इंटू dx।
ठीक है ना। अच्छा, लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक जा रहे हो आप, 0 से L तक जा रहे हो तो लिमिट चढ़ा दो भाई 0 से L तक, 0 से L तक। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छे है, समझ गए। चलिए वेरी गुड। तो XCOM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाहर निकल आएगा, लैम्डा बाहर निकल आया, ये लैम्डा भी बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, 0 से लेके L तक की, डिवाइड बाय लैम्डा बाहर निकल आएगा, dx ये हो जाएगा कितना, x, लिमिट चढ़ जाएगी कहाँ से कहाँ तक की, 0 से लेके L तक की। तो जो XCOM है बेटा वो कहाँ आने वाला है, लैम्डा से लैम्डा चला गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि लिमिट अगर मैं चढ़ा दूँ इस पर तो L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हाँ सर L स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा L, ठीक, यानी कि L स्क्वायर बाय 2 इंटू L, ये कट जाएगा इससे। तो XCOM कितना आ गया बेटा, XCOM आ गया L बाई 2। लो, तो ये तो आपको पता था ना, हाँ हाँ सर पता था। अरे आपको नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं सेंटर पर होगा, है ना, और इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, L बाय 2 होने वाली है, ठीक है ना। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार इस तरीके से आप समझ गए तो आप किसी भी पर्टिकुलर केस में क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यार, रिंग के लिए केस है, डिस्क के लिए केस है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, हेमिस्फेरिकल है भाई, सेमी क्या बोलते हैं उसको, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, बहुत सारे केस बनेंगे, ठीक। तो इतने सारे केसेस का डेरिवेशन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, 2 लेक्चर है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे, मेरी कसम है। अगर आपका मन है, आपको इंटरेस्ट है डेरिवेशन देखने में तो आप जाकर डेरिवेशन देखिए, अगर आपको नहीं है और आपको सिर्फ इतना जानना है कि सर जो बता रहे हैं ठीक है उतना ही समझ लो, क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप मेरी बात सुनकर आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। XCOM की वैल्यू आ गई L बाई 2, ये हमको पहले से पता था, तो हम चेक कर रहे थे कि हमसे ये डेरिवेशन बनता है या नहीं, इंटीग्रेशन लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते, ठीक, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते आओ। अब देखिए ये है एक आर्टिकल प्रॉब्लम, ये क्या है, एक आर्टिकल प्रॉब्लम है बेटा। क्यों आर्टिकल प्रॉब्लम है सर, अभी बताता हूं। ये एक आर्टिकल प्रॉब्लम है, यहां पर आपको ना एक चीज बता दी गई है जो यूनिवर्सल हो जाएगी धीरे से हमारे लिए, काम के लिए, हमारे काम के लिए। क्या मतलब सर, आओ समझाता हूं, मैं अभी समझाता हूं। A straight rod of length L has one of its end at the origin and the other at x is equals to L, ठीक है। यहाँ पर एक एंड है x is equals to 0 पे, एक एंड है x is equals to L पे, ठीक है। अच्छा, if the mass per unit length of the rod is given by ax, mass per unit length, यानी कि यहाँ पर आपको given है mass per unit length क्या होता है बेटा, mass per unit length क्या होता है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी होती है, हाँ सर लैम्डा, ठीक है। इस लैम्डा की वैल्यू आपको क्या दी गई है, कैपिटल A इंटू एक्स, यानी कि अब यहां पर जो आपकी लीनियर मास डेंसिटी है, मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी तो नहीं लिख दिया कहीं, लीनियर मास डेंसिटी लिखा है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी जो है आपकी अब कांस्टेंट नहीं है, अब क्या है, एक्स पे वेरी कर रही, एक्स के साथ वेरी कर रही है वो, तो हम यहां लिखेंगे लैम्डा नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट बाबा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसे जैसे अब एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे लैम्डा वेरी करने लग जाएगा, समझे कि नहीं समझे। इसके पहले इंटीग्रेशन में आपने लैम्डा को क्या कर लिया था, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि लैम्डा क्या था, कांस्टेंट था। यहां पर लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा क्या कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू ए एक्स बाबा। अब ए की वैल्यू बेटा जीवन में कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकती है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, 2x 3x 4x 8x 6x। तो इन सारे केसेस के लिए मैंने एक आर्टिकल प्रॉब्लम आपको यहां पर दे दिया है, इससे आप उड़ा दोगे सब, इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट सबका आ सकता है, 6x 8x 10x 12x 20x 100x, ठीक है, सबका यही रिजल्ट आएगा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिजल्ट आने वाला है। अब यार लैम्डा तो कांस्टेंट नहीं रह गया, लैम्डा तो अब वेरी करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। वेयर इज इट सेंटर ऑफ मास, अब हमको इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। सेम वही प्रोसीजर है, यहां से x डिस्टेंस पर जाकर मैं एक dm मास कंसिडर करूंगा, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx होगी। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे। जैसे आपने बताया था कि टोटल मास पर यूनिट लेंथ आपका होता था लैम्डा, है ना,
समझना मेरी बात, वही लेमडा क्या हो जाएगा, dm बाई dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कि यहाँ लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ax दी गई है, तो हम बोल सकते हैं कि dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax dx। बस खत्म बात। अगर आपको ये समझ में आ गया तो काम खत्म है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो काम क्या है, खत्म है बेटा मेरा। समझे कि नहीं समझे? लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है ए एक्स के बराबर, तो यहाँ लेमडा की जगह मैंने ए एक्सपोर्ट कर दिया। खत्म बात? हाँ सर खत्म बात। अब लगा लो फॉर्मूला, अब लगा लो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको याद कराया है और करा करा के थक गया हूँ कि एक्स सी ओ एम अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक, यहाँ पर मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, डीएम के अंदर मुझे dx चाहिए, तो डीएम को मैं लिखूंगा ax dx, तो x इंटू ax dx। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह क्या आ जाएगा, ax dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। देखो a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल के कट जाएगा, यहीं से काट दे रहा हूँ, मुझे पता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से लेके एल तक। वैसे इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे काटना नहीं चाहिए, कांस्टेंट निकाल कर बाहर काट दो, मैंने काट दिया क्योंकि कुछ में कुछ गलत होगा नहीं, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आ जाओ, डिवाइडेड बाय 0 टू एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट चढ़ा दी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। चलो आ जाओ, वैल्यू पुट करी हमने तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर। ये कटा, कितना आ गया, 2l बाय 3। कितना आ गया, 2l बाय 3 आया। अरे बहुत अच्छा आया, अरे बहुत अच्छा आया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है ना। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो कहाँ लाई कर रहा है, 2l/3 पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ से लेके XCOM जो है वो लाई कर रहा है 2l/3 पर। XCOM जो लाई करेगा वो लाई करेगा यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ठीक है ना। ये 2l/3, 0 पे। ये है आपका सेंटर ऑफ मास, यहां लाई करेगा आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। मतलब अगर कल के दिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां लिख लेना, इसको नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर कल के दिन आपको ऐसा बोल देता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स, ऐसा कुछ बोल देता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स या ए इंटू एक्स, कुछ भी बोल देता है। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, अल्फा की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, कुछ भी, लेकिन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स कुछ, एक्स प्लस कुछ नहीं होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस 1 ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि XCOM की वैल्यू क्या है, 2l/3 है। सीधे सीधे बोल देना, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आपको दे देता है मास डेंसिटी की वैल्यू, क्लियर, पक्का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब आपका XCOM 2l/3 के बराबर नहीं होगा, काट दिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। समझे कि नहीं समझे, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। सिर्फ ये वाला केस आपको कंसिडर करना है। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। इसलिए ये आर्टिकल प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ लैम्डा आपको क्या दे दिया गया है, 2 + x दे दिया गया है। लैम्डा आपको क्या दे दिया गया है, 2 + x दे दिया गया है। तो अब हम क्या करें, अ लीनियर मास ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 3 मीटर, मतलब 0 से 3 मीटर तक क्या करेगा, ये इंटीग्रेट होगा। ठीक है भाई, यहाँ लैम्डा आपको 2 + x दे दिया गया है। सिंपल सी बात है, लैम्डा होता है dm/dx, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो dm की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx के बराबर। ठीक, तो dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है बेटा, 2 + x दे दी गई है। तो dm की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, सिंपल। समझे अब कितना आसान हो रहा है हमारे लिए। dm की वैल्यू आ गई है 2 + x इंटू dx, खत्म। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, XCOM
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 मीटर तक की लेंथ है ना, हाँ, तो 0 से 3, ये भी हो जाएगा 0 से 3। क्लियर? आ जाइए, इंटीग्रेशन 0 से 3 एक्स, डी एम को आप क्या लिख सकते हो? डी एम को आप लिख सकते हो 2 प्लस एक्स डी एक्स, 2 प्लस एक्स डी एक्स, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक, डी एम की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 2 प्लस एक्स डी एक्स। बस, अगर आपने यहां तक तोड़ लिया क्वेश्चन को, अब इसके बाद तो सीधा आंसर है। इंटीग्रेशन ही तो बचा क्या? अब इंटीग्रेशन बचा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आओ निकालते हैं, एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से 3 तक किसका? 2 प्लस एक्स का। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट चढ़ा दी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 3 बाय 3, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाय 3, इसकी भी लिमिट चढ़ा दी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, डिवाइडेड बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, लिमिट चढ़ा देंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक, प्लस x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट चढ़ा देंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक। अब क्या करें? वैल्यू पुट करें यार, और क्या करें? झुकना पड़ेगा, झुकेगा नहीं साला, बोल बोल के झुक जाते हैं सर। एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0, तो सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 0, चलो वेरी गुड, प्लस, अरे दादा रे, पेट दब गया मेरा, चुके, चलो, ये हो जाएगा 3 का क्यूब बाय 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी है ना, 3 का क्यूब अपॉन 3, खत्म, तो ये हो जाएगा 0, हटाओ इसको, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना? 2 टाइम्स ऑफ x3, है ना, ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, खत्म। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर दूँ, यहाँ सॉल्व कर दूँ, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाय 3 दूनी 6 प्लस 3 तिरका 9, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 9 9 18 अपॉन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 9 इंटू 2, 18 दूनी 36, और 12 और 9 कितना हो जाएगा? 9 2 11 21 ना, 6 3 9, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 12/7 मीटर इज योर आंसर। क्लियर? 12/7 मीटर इज योर आंसर। अब देखो, इसमें आप वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे 12/3 वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस समथिंग दिया हुआ है 2, अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ प्लस में समथिंग दिया है, तो आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि एक्स सी ओ एम की वैल्यू 2l/3 हो जाएगी, ये नहीं बोला जा सकता। क्लियर? इसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, और आई होप हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। कुछ नहीं बेटा, 4-5 स्टेप ही तो लगने हैं इंटीग्रेशन के, वो तो मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप फास्ट हो जाओगे इन स्टेप्स में तो आपको और जल्दी आंसर मिलने लग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन अब आपको करना पड़ेगा, मिलता जुलता है ना, 2 + x था, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2 + x था, यहाँ लैम्डा आपको 8 + 6x दे दिया गया है, यहाँ लैम्डा आपको क्या दे दिया गया है? 8 + 6x दे दिया गया है, तो ये अब आपको खुद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लैम्डा आपको कितना दे दिया गया है? 8 + 6x दे दिया गया है, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx, यानी कि dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 + 6x इंटू dx। बस खत्म, बस यही वो स्टेप है जो चमत्कार करता है। इसके बाद तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है और आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है भाई, इसको करोगे आप क्वेश्चन को। ये आपका क्या है? HW करना है आपको, और कमेंट में बताना है कि आपसे बन गया है कि नहीं बना है। अरे बन गया है कि नहीं, ये तो बताओगे कि बात ही नहीं करोगे, कुछ बताओगे? नहीं 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 सर, मैं तो नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी, मेरे से नहीं बनेगा तो आप मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे करना है, ये होमवर्क है, क्वेश्चन बनना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसको L मीटर कर लो। चलो अच्छा 1 मीटर ही कर लो। L की जगह यहाँ L की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 1 मीटर। L की वैल्यू 1 मीटर दे दी गई है। चलो
varies as lambda is equals to 6x where x is the distance from its one end, find COM from this very end। अब आप बताओ, यहां पर आप देखिए आपके सामने दिख रहा है यार आपको कि जो लैम्डा दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया है, अल्फा इंटू एक्स के फॉर्म में दिया गया है। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, तो आप बोल सकते हो कि XCOM जो आएगा वो आएगा 2L/3 आएगा, है ना। 1 मीटर की रॉड है, L की वैल्यू आपको 1 मीटर दी है, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 1/3 यानी कि कितना 0.66 मीटर इज योर आंसर। देखा सीधे सीधे आंसर आने लग गया, देखा सीधे सीधे आंसर आने लग गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर जो आए हैं हम वो इसलिए आए हैं क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है, समझना मेरी बात। बहुत डेरिवेशन किए थे यार, बहुत डेरिवेशन किए थे। मैं आपको डेरिवेशन की जिस लेक्चर में मैंने आपको ये डेरिवेशन कराए थे उसकी लिंक मैं आपको नीचे डलवा दूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, परेशान मत होना, बार बार बोल रहा हूँ, परेशान मत होना। आ जाओ चलो। हाँ भाई, तो अब देखते हैं कुछ सेंटर ऑफ मास देखना है हमको, सम स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल बॉडीज की, है ना। कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिक बॉडीज हैं, हमको उसके क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास देखना है। आइए, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा बेटा आपको, यहाँ देखने को मिलेगा L/2, 0 पे, ठीक। ये तो अभी हमने किया ना, ठीक है ना। रॉड हैविंग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, नहीं बताया। तो इसके लिए आपको जो सेंटर ऑफ मास देखने को मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ, XCOM की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है इस केस में 2L/3 आती है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है यहाँ से 2r/π पर, कहाँ पर 2r/π पर, यानी कि 0,2r/π पर, ठीक है। आई बात समझ में। अब आते हैं हम क्वाड्रेंट ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग। अच्छा, क्वाड्रेंट ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग, इसका होता है बेटा, इसका होता है सेंटर ऑफ मास, सब मैं करा चुका हूँ इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ, 2r/π, 2r/π पे, 2r/π, 2r/π, इसका होता है यहाँ से 2r/π पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना 2r/π। इसको मैं लिख भी दूँ क्या, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक यहाँ पर जो हम COM की बात कर रहे हैं, x पर कोऑर्डिनेट लिख दूँ कि दोनों लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ, तो 2r/π, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2r/π, 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 2r/π। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें यहाँ पर मास है बेटा, है ना, ठीक है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ आएगा 4r/3 पे, यहाँ से ऊपर जाके इधर आएगा 4r/3 पे, 4r/3, ठीक है ना। तो इसका जो आपका सेंटर ऑफ मास आपको देखने को मिल रहा है वो 0,4r/3 पे देखने को मिल रहा है। अगर इसका एक क्वाड्रेंट होता तो फिर क्या करते, अगर इसका एक क्वाड्रेंट होता तो फिर क्या करते, ऐसा ऐसा, इसका एक क्वाड्रेंट होता तो फिर क्या करते, तब इसका हो जाता, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते 4r/3 पे, 4r/3 पे, 4r/3 पे, 4r/3 पे, समझे। ये है सेंटर ऑफ मास, क्लियर है कि नहीं, है ना। ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क थी, अगर मैं उसका एक क्वाड्रेंट बनाकर ले आता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ से 4r/3 पे, यहाँ से 4r/3 पे। चलिए, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल और हॉलोस्फीयर, क्या यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल और हॉलोस्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा तो यहाँ से ऊपर होगा कितना 0,r/2 पे, कितना 0,r/2 पे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0,r/2। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कहाँ पर होता है, सॉलिड स्फीयर का तो आपको शायद याद भी होगा, अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर होगा इसका कोऑर्डिनेट 3r/8, कितना ऊपर 3r/8, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,
3r/8। सर ये आप कहाँ से बता रहे हो? ये वही भैया वही फॉर्मूले से निकाल कर हमने सीखा है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। ये वाला कहाँ गया? ये वाला, ये इससे इसको लगा लगा के हमने जितने भी वहां पर जो स्टैंडर्ड बॉडीज है ना, सिमेट्रिक बॉडीज, उसका जो सेंटर ऑफ मास के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ वो मैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल कर लाया हूँ अपने लेक्चर में। देखेंगे आप, बड़े बड़े लेक्चर है, डेरिवेशन कराए हैं उसमें बैठाकर, तो आप आराम से डेरिवेशन देखिए अगर आपको डेरिवेशन की चाह है तो। नहीं है तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के, उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आराम से बनते जाएंगे। ठीक, अच्छा ये जो सारी वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पर ओरिजिन मान के ले रहा हूँ बेटा। कहाँ पर ओरिजिन मान रहा हूँ? यहाँ पर ओरिजिन माना है 0,0 0,0 है ना। कहाँ पर ओरिजिन? 0,0 0,0। ठीक, यहाँ पर ओरिजिन मान के ले रहा हूँ भैया। यहाँ पर एक ही है तो इधर ओरिजिन माना है हमने। ठीक है, ओके, ये हमारा 0,0। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा है? ये ट्राइंगल बचा है, यूनिफॉर्म राइट ट्राइंगुलर शीट और लेमिना। इसके लिए अगर आप ओरिजिन मानते हो कहाँ पे? यहाँ पर ओरिजिन मानते हो 0,0, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ से आएगा 2a/3 पर, और यहाँ से आएगा ऊपर कितना? 2b/3 पर, 2b/3 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2a/3, 2b/3। लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2a/3, 2b/3। ये याद रखना कि ये कहाँ से लिया है आपने ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ माना है आपने? 0,0 यहाँ माना है। अगर यहाँ मानते तो बदल जाता। ठीक है, पक्की बात। आगे, अरे बाप रे खत्म ही नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म हॉलो कोन। हॉलो कोन के लिए जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, अगर आप इसको ओरिजिन मानोगे तो यहाँ से h/3 पर होगा। ठीक है ना, h/3 पर होने वाला है। तो ये हो गया 0,h/3 इसका कोऑर्डिनेट। और अगर सॉलिड कोन है तो h/4 पे, सॉलिड कोन है तो h/4 पे। ठीक है, 0,h/4, 0,h/4। क्लियर? चलो भाई, तो ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए सम स्टैंडर्ड बॉडीज की। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, चिपका लो जहां पढ़ते हो उसके सामने, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन अब आप करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, करो दिमाग लगाओ। क्या किया है? डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ वेरीज विद द, अब यहाँ डेंसिटी का वेरिएशन दे दिया है। ठीक, क्या दिया है? रो इज इक्वल्स टू रो0 x²/L²। ये आपको दे दिया गया है। करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करोगे? फॉर्मूला तो तुमको एक ही पता है, और वो फॉर्मूला क्या है? अरे यार पेन बहुत पतला हो गया। करो यार, करो 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 करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। करो, तब तक मैं पेन थोड़ा सा सही कर लेता हूँ आपका। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, XCOM का, है ना। वही फॉर्मूला आपको लगाना है, और वो क्या है? XdM/इंटीग्रेशन ऑफ DM, यही लगाना है। कैसे लगाएंगे यार सर? लेकिन इसमें दिक्कत फंस जाएगी हमको। मैं कहा क्या दिक्कत फंस जाएगी बताओ, हमसे भी तो शेयर करो कि क्या दिक्कत फंसेगी। आपने बोला सर यहाँ पर तो डेंसिटी दी है, यहाँ मास है, तो बेटा मास को डेंसिटी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मास को डेंसिटी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, रॉड है, क्या है भैया? थिन रॉड है। समझना मेरी बात, एक थिन रॉड है आपके पास, है ना, थिन रॉड है। यहाँ से आप x डिस्टेंस पर जाकर क्या करोगे? एक अपना एलिमेंट काटोगे। काटोगे कि नहीं काटोगे? हाँ सर काट दिए। ठीक, ये आपका dx लेंथ का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, इसका dm मास होगा। समझना मेरी बात। इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी a होगा, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी a होगा। अरे भाई अगर इस पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ a है तो यहाँ भी a, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यूनिफॉर्म यहाँ क्या लिखा है? थिन रॉड दिया हुआ है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का क्या है? हर जगह a है। ठीक है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी वेरी हो रही है, डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है आपको x के साथ। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं छोटू सा मास dm। कैसे लिखोगे? रो इंटू वी। रो वेरी कर रहा है, रो की जगह आप क्या लिखोगे? रो0 x²/L² लिखोगे कि नहीं? हाँ सर ठीक है, लिख दिया। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो बताओ? वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो बताओ, जल्दी बताओ, यहीं पर कैच है। वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू dx। नहीं, अरे भैया इतने से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया इंटू dx। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। दिस इज डेंसिटी, दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ, तो ये बन जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास।
मास, छोटा सा मास। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन करोगे x, dm को आप क्या लिख सकते हो? dm को आप लिख सकते हो रो नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm को हमने क्या लिखा है? रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी एक्स। समझे? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भैया? 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। लो भैया 0 से लेके l तक, l की जगह यहाँ स्मॉल l कर लो, करना है तो लो, ठीक, ये लो 0 से लेके l तक। समझे? अच्छा, अब क्या क्या कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। एरिया कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। देखो मुझे पता है मैं सीधे सीधे काट दे रहा हूँ, एरिया एरिया कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। रो नॉट कांस्टेंट है, रो नॉट से चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। एल स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एल स्क्वायर के साथ उड़ जाएगा, ठीक। सिर्फ बचेगा क्या? आओ लिख लेते हैं उसको, इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक किसका? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय 0 से लेके एल तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4/4 एक्स सी ओ एम। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 4/4 और लिमिट चढ़ जाएगी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके एल तक, ठीक, डिवाइडेड बाय इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 और यहाँ भी सेम लिमिट 0 से लेके एल तक, ठीक है ना। यह आ जाएगा कितना? एल की पावर 4/4, ठीक, एल की पावर 4/4 ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3 एल की पावर 3, ये गया कितना आ जाएगा? 3l/4। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपके XCOM की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3l/4। यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही थी, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर्मूला बेटा, लेकिन वही लग रहा है तो इसलिए आपको फॉर्मूला मैंने दिखा दिया और उसके जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको करा दिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। क्लियर? आगे बढ़े सर, आगे बढ़िए, आ जाओ। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी then the position of center of mass of the remaining portion is obtained from the following formula। अच्छा, अगर किसी मास को या किसी एरिया को रिमूव कर दिया गया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो आप सीधे सीधे XCOM का फॉर्मूला क्या बना लोगे? देखो इधर A1 x1, जिस एरिया को रिमूव कर दिया गया है उसको माइनस के साथ रख दो, डिवाइड बाय A1 माइनस A2, ये उसका XCOM आ जाएगा। YCOM निकालना है तो A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2, ये फॉर्मूला है ना। अप्रोच अभी बताता हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला है, अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। आ जाओ, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड, है ना, क्योंकि एरिया रिमूव किया गया है। A2 एरिया क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। A2 एरिया इज रिमूव्ड, एरिया इज रिमूव्ड, उस एरिया को रिमूव किया गया है A2 एरिया को, तभी इसलिए उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं? माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला देखकर कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आता था, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी क्वेश्चन है, अगर आप एरिया रिमूव करने वाले क्वेश्चन देख रहे हो तो ये क्वेश्चन तो बेटा हर कोई कराएगा ही कराएगा, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ो चाहे ऑनलाइन में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। ये क्वेश्चन तो बेटा क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई दुल्हन आती है ना शादी करके घर, तो वो क्या होता है, चावल के उसको क्या बोलते हैं, उसको चावल रखते हैं ना, चावल में फिर वो लात मारती है, फिर अंदर एंटर करती है ना। वो जो रस्म है वो होनी ही होनी है ना। वैसे ही ये क्वेश्चन होना ही होना है, ये रस्म है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कराओ ना तो ये वाला टॉपिक क्या करता है? बुरा मान जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो इसमें मैं बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है इसको कट करके बाहर निकाल लिया गया। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ ये एरिया बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है बेटा? ये एरिया बचा है। इसको मैं मान ले रहा हूं एरिया 1, और ये जो काट कर बाहर निकाल लिया गया है इसको मैं मान ले रहा हूं एरिया 2, ठीक है ना। एरिया 1 ये पूरा है बेटा, बचा हुआ एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है पूरा उसको मैंने एरिया 1 माना है, जो काट कर मैंने निकाल लिया उसको मैंने एरिया 2 माना है। ये समझना मेरी बात, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं कि जो कटा हुआ, जो कट के बचा हुआ है उसको सर ने A1 माना है। ना 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 ना, जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसको मैंने A1 माना है, ये A1 है मेरा, और जो छोटा वाला सर्कल कट करके बाहर निकाल लिया गया है ये, इसको मैंने A2 माना है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। अब देखो, जो बड़ा वाला सर्कल है A1, उसका सेंटर ऑफ मास आप बता सकते हो क्या होगा? हाँ सर यहाँ होगा।
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा यहीं पर हाँ सर यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, A2 एरिया का, इसका सेंटर ऑफ मास सर यहाँ पर होगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ओरिजिन मान ले रहा हूँ अपना, क्या कर ले रहा हूँ, इसी को ओरिजिन मान ले रहा हूँ, समझना मेरी बात, ठीक। तो इसको ओरिजिन माना तो ये हो गया 0,0, मतलब पहले वाले एरिया का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, 0,0 पर है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। दूसरा वाला एरिया जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ आप, ओरिजिन से यहाँ से कितना आगे, A/2 आगे, कॉमा 0, ठीक, ओके, समझना मेरी बात, ठीक है। ठीक है सर, तो आप ये बोल रहे हो कि जो एरिया 1 है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपने ओरिजिन पर मान लिया, 0,0 ले लिया, ठीक है। कहीं भी मान सकते हो, अच्छा ऐसा भी मान सकते हो आप यार, देखो कई बच्चे ऐसा भी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, देखो इस तरीके से क्या करेंगे, वो इधर ओरिजिन मान लेंगे, क्या करेंगे, इधर ओरिजिन मान लेंगे, ऐसा कर लेंगे 0,0, इसको ओरिजिन मान लेंगे, ठीक। तो अगर आपने इसको ओरिजिन माना है तो एरिया 1 जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, यहाँ से A पर, यहाँ से A पर, नहीं समझे, यहाँ से A पर, यहाँ से A पर, तो यहाँ जो वैल्यू 0,0 आप आ रही थी पहले, बाद में ये क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, समझे कि नहीं। सब कुछ आपके मानने पे डिपेंड करता है बेटा, आप कहीं भी ओरिजिन मान सकते हो, कहीं भी ओरिजिन मानकर सॉल्व करो, कहीं भी ओरिजिन माना जा सकता है, माना जा सकता है, मर्जी है अपनी अपनी। मैंने ओरिजिन इधर मान लिया तो A1 का जो सेंटर ऑफ मास था वो 0,0 पर आ गया, समझना। अगर मैं ओरिजिन यहां मानता, मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला नहीं भाई मैं ओरिजिन यहां मानूंगा, तो फिर A1 का सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, A पर, ठीक है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व होगा। मैं ये मान रहा हूं कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां है, तो एरिया 1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो 0,0 पर आ गया, ठीक है। अगर मैं A2 को देखूं, एरिया 2, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट कहां है बेटा, A/2 0 पर है, A/2 0 पर है, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। लेकिन ये याद रखना, दिस एरिया इज रिमूव्ड, इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक। चलो XCOM निकालते हैं, XCOM इज इक्वल टू A1 X1 माइनस, क्यों, क्योंकि निकाल दिया गया है, माइनस A2 X2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2, ठीक है। A1 की वैल्यू मुझे बताओगे कितनी होगी, A1 की वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू होगी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है A, तो A का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई इंटू A का स्क्वायर। A2 की वैल्यू बताओगे, पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर। इसकी रेडियस, सेकेंड वाले एरिया की रेडियस कितनी है, A/2, तो A/2 का स्क्वायर यानी कि A²/4, ये आ गया A²/4। चलो A1 की जगह पुट करो पाई A², ठीक। X1 की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर देखो 0, ठीक है ना, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, पाई A²/4, ठीक है ना। उसके लिए x2 की वैल्यू है A/2, चलो डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, A1 है पाई A² माइनस पाई A²/4, चलिए वेरी गुड। तो XCOM निकाल रहे हैं अब हम, ये हो गया 0, ये हो जाएगा कितना, पाई A³/8 है ना, माइनस पाई A³/8 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई A² माइनस पाई A² इज 3 पाई A²/4। इसका मतलब है माइनस पाई A³/8 इंटू 4 ऊपर चला गया, नीचे बचा 3 पाई A², पाई गया A² से ये गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये कितना 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस A/6 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। XCOM की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस A/6, XCOM की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस A/6, ठीक है। इसको हम सोन पापड़ी के डब्बे में रख लेते हैं। आगे क्या, अब YCOM निकाल लो। वैसे आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट X एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उसका YCOM 0 हो जाता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उसका XCOM 0 हो जाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, करते करते आ जाएगा। यहां पर आप देखो, अगर मैं X एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे पलटा दूं, है ना, ऐसे अपन क्या करते हैं, रोटी को फोल्ड कर देते हैं ना, है ना, तो अगर मैं X एक्सिस के अबाउट इसको रोटी की तरह फोल्ड कर दूं तो ये वाला ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा नीचे वाले हिस्से को ढक लेगा।
अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटी के जैसे इसको फोल्ड कर दूं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा नीचे वाले हिस्से को ढक लेगा? हाँ सर ढक लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। हाँ 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 बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका वाई सी ओ एम जीरो होगा। इसका वाई सी ओ एम क्या होगा? जीरो होगा। और आगे लिख देता हूं वाई से वर्सा, वाई से वर्सा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो उसका एक्स सी ओ एम क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? करके देख ले, करके देख लेते हैं। आओ इसका आप निकाल के देखो वाई सी ओ एम जरा फटाक से। इसका वाई सी ओ एम जरा निकाल के देखो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। अरे अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। इसको करता हूँ कॉपी। हाँ अब बताओ। अरे रे 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 रे। हाँ भाई वाई सी ओ एम निकालना है। आइए वाई सी ओ एम निकालते हैं। फॉर्मूला है a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। समझ में आ गया ना? माइनस माइनस क्यों लगा रहा है? क्योंकि एरिया रिमूव हो रहा है वो वाला। ठीक है, तो a1 की वैल्यू फिर से लिखो भाई, कितनी होगी? पाई a स्क्वायर, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, खत्म। माइनस a2 की वैल्यू है पाई a स्क्वायर बाय 4, पाई a स्क्वायर बाय 4, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। लो भाई बात ही खत्म हो गई। नीचे a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ये पूरा 0 हो गया। तो वाई सी ओ एम कितना आ गया? 0 आ गया। तो बात खत्म। यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था। अरे हाँ कि ना? तो आपके पास जो सी ओ एम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आए बेटा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आए हैं माइनस a बाई 6, 0। इससे आप क्या समझे? इससे आप क्या समझे कि ओरिजिन जो आपने माना था, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन, इससे a बाई 6 पहले, इससे a बाई 6 पहले, मतलब यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। ऑब्वियस सी बात है। सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर पे था, आपने यहां से कट करके कुछ निकाल लिया मास। अरे हाँ कि ना? यहां पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, फिर आपने कट करके कुछ मास निकाल लिया, इधर हल्का हो गया, इधर भारी हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां भागेगा? भारी मास की तरफ भागेगा। याद करो, बताया था मैंने। तो सेंटर ऑफ मास कहां भाग गया भैया? माइनस a बाई 6, 0 पे। दिस इज सेंटर ऑफ मास। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का। ये चीज याद रखना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई सी ओ एम 0 होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो वो एक्स सी ओ एम 0 करके जाएगा। ठीक है ना? वाई से वर्सा लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको डब्बे में डालो, इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। एक क्वेश्चन और मुझे मिला है, इस क्वेश्चन को आप और अपने दिमाग से सॉल्व करके देखिए, बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर ओरिजिन मान लो, ठीक है ना, या इधर ओरिजिन मान लो, या इधर ओरिजिन मान लो, जिधर मानना है उधर ओरिजिन मान लो। मेरे हिसाब से इधर ओरिजिन मानोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इधर ओरिजिन मानोगे तो सही रहेगा। अब माइनस वाइनस मत करना, हमको पता है इस साइड जाएंगे तो माइनस ही होगा। ठीक, यहाँ पर आपको दो एरिया दिख रहे होंगे। एक एरिया दिख रहा होगा A1 किसका? रेक्टेंगल का, जिसमें से आपने क्या किया है? सेमी सर्कल काट लिया है। दूसरा एरिया आपको A2 दिख रहा होगा, किसका? सेमी सर्कल का। इतने तो आप तेज हैं मैं जानता हूँ, इतने तो आप तेज हैं मैं जानता हूँ। ठीक, फिर वही बात, अगर आपको एरिया A1 रेक्टेंगल मिल गया है तो A1 की वैल्यू कितनी होगी मुझे बता दो भैया। A1 मतलब रेक्टेंगल पूरा है ना, वो होगा 2r इंटू आर, 2r इंटू आर। तो 2r इंटू आर यानी कि 2r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एंड A2 एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना होगा? इसका रेडियस आपको दिया है, हाँ रेडियस दिया हुआ है तभी तो मैंने काटा। ठीक है चलो, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आधा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है चलो, वेरी गुड। अगर मैं रेक्टेंगल ले लूं तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा और सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? चलो बताओ। अरे अरे अरे, सेमी सर्कल बना रहा था और क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ठीक है चलो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आओ, ठीक है ना। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना बेटा?
रेडियस आपको दिया हुआ है स्मॉल एयर, ये दिया हुआ है आपको एयर, और ये आपको दिया हुआ है 2 एयर, अरे 2 एयर, है ना। चलो यार सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास जो लाई करने वाला है, ध्यान से सुनना इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ से कितना ऊपर, अगर तीन दोनों का बेस में बराबर मान लेता हूँ, ठीक है ना, बेस बराबर मान लेता हूँ, यहाँ से ऊपर कितना रहेगा, आर रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, आर रहेगा, समझना। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर, आर ऊपर, यहाँ से कितना आगे, r/2, तो हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास है r/2 और r पे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, बिल्कुल समझे। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये ओरिजिन मानूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, कितना आगे आता है। अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो भाई सेमी सर्कल के लिए अगर आप यहाँ ओरिजिन मानते हो बेटा, तो यहाँ से 4r/3 पाई पर आपको ऊपर सेंटर ऑफ मास देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कितना अंदर हो जाएगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई अंदर हो जाएगा। अच्छा, और अगर यहाँ से पूछूं कितना ऊपर होगा, तो आप बोल सकते हो r ऊपर होगा। यहाँ से कितना ऊपर होगा, r ऊपर होगा। यहाँ से कितना आगे होगा, यहाँ से इस पॉइंट से कितना अंदर होगा, 4r/3 पाई, है ना, इस पॉइंट से अंदर होगा बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊपर है, r, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊपर है, r। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपने ओरिजिन यहाँ माना है तो बेटा इसी लाइन पर रेक्टेंगल का भी सेंटर ऑफ मास है, इसी लाइन पर सेमी सर्कल का भी सेंटर ऑफ मास है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। दूसरी बात, क्या ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, क्या ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने बना हुआ है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ सर सिमेट्रिक है, हाँ सर सिमेट्रिक है। तो अगर आपने ओरिजिन यहां माना है अगर आपने ओरिजिन यहां माना है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है आपका फिगर, तो YCOM तो 0 होना है, हाँ कि ना? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहां पर ये जो चीज मैंने आपको लिखवाई ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट लिखवाया है, ये वाला जो पॉइंट लिखवाया है, ये तब लिखवाया है कि जब आपकी एक्सिस पर ही आप ओरिजिन मान रहे हो। देखो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था ना ये फिगर, और मैंने यहीं पर क्या माना है, सेंटर ऑफ मास माना है। समझे कि नहीं समझे? ओके सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। वही कंसेप्ट मैं यहाँ भी लगा रहा हूँ। यही एक्सिस है, इसी एक्सिस पर मैंने ओरिजिन भी माना है, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा फिगर सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको ऐसे चपटा दूं तो ये पूरा फिगर एक के ऊपर एक बैठ जाएगा, ये इसको ढक लेगा पूरा का पूरा। मतलब इसका YCOM निकालने की जरूरत नहीं है, XCOM निकाल लो बस। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आओ अब बस सॉल्व करने की देरी है, आओ सॉल्व करते हैं। आजा आजा, तो मैं XCOM निकाल रहा हूं बिना किसी भसड़ के। A1 x1 माइनस A2, तो बेटा माइनस हो जाएगा क्योंकि A2 को रिमूव किया गया है। बोला गया देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन homogeneous plate having the form of a rectangle with sides r and 2r from which a semicircle with a radius r is cut out। अगर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मुझे देखकर ही समझ में आ गया था कि यार रिमेनिंग पोर्शन ये है, बस ये रिमेनिंग पोर्शन है, बाकी क्या कर लिया गया है, कट करके बाहर निकाल लिया गया है। और कट करके क्या बाहर निकाला है, सेमी सर्कल। तो एरिया क्या हो जाएगा, A2 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 A2। चलो A1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। x1 कितना है, आओ कोऑर्डिनेट्स भी तो लिख दे। A1 जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, A1 जो है उसी का कोऑर्डिनेट क्या है बता दो मुझे, है ना। उसका कोऑर्डिनेट है r/2 0, है ना, r/2 0। 0 क्यों लिया सर आपने, यहाँ पर तो r था, यहाँ पर तो r था बेटा। वो तब था जब मैं नीचे से देख रहा था, है ना। मुझे तो यहाँ से देखना है, मुझे तो यहाँ से देखना है। अगर ये 0 है, ये 0 है, तो रेक्टेंगल का यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास, और वो कितना होगा, r/2। बस माइनस नहीं ले रहा हूँ, r/2 बस खत्म, ठीक है। ओके सर, आ जाओ। तो यहाँ पर आ गया r/2 0, और A2 कितना आ जाएगा बेटा, A2 अंदर आया है 4r/3 पाई और कॉमा 0, ठीक है। चलिए, तो A1 इंटू x1 कितना आया है, r/2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है पाई r²/2, ठीक है ना। उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4r/3 पाई, समझे, डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 2r² माइनस
पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। चलिए, तो XCOM ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब माइनस और कुछ कट रहा है क्या, 2 2 ज़ा 4 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, आर क्यूब, तो 2r क्यूब बाय 3, 2r क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, ये 4, यहाँ मैं सीधा सीधे लिख देता हूँ यार, आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2 माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। ओके, ऊपर निकल जाएगा आर क्यूब कॉमन, तो अंदर बच जाएगा क्या, 1 माइनस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस पाई बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस पाई बाय 2, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आया भाई, 3 माइनस 2 बाय 3 XCOM इज इक्वल टू, बचेगा r ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 यानी कि 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस पाई बाय 2। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब क्या करो भाई, ये r बाय 3 है, ये 4 माइनस पाई बाय 2 है, आओ और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, r बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2r अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस पाई। दिस इज योर XCOM, खत्म। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं सर हमको नहीं समझ में आया। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, मतलब आप कहीं भी ओरिजिन मान सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता, समझना मेरी बात, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन का ओरिजिन कहीं और मान लेता, मान लो अगर मैं ओरिजिन यहाँ मान लेता, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ओरिजिन यहाँ मान लेता, ठीक, फिर क्या होता सर, वही होता जो मंजूर खुदा होता। अरे यार काम की बात सुनो जो बोल रहा हूँ। अगर मैं ओरिजिन यहाँ मान लेता बेटा, ये हो जाता 0 0, है ना, 0 0, फिर यहाँ नहीं रह जाता ओरिजिन, फिर यहाँ नहीं होता ओरिजिन, यहाँ होता। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं 0 0 यहाँ से मान लेता, तो फिर जो रेक्टेंगल होता, जो रेक्टेंगल आपने बनाया था, ये रेक्टेंगल और सेमी सर्कल, समझना दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं आपको, ठीक। अगर आपने ओरिजिन यहां माना है बेटा, ये ओरिजिन है आपका, ठीक, तो यहां से चीजें बदल जाती, सेंटर ऑफ मास अलग आता, उसके कोऑर्डिनेट्स अलग आते, फिर आप ये नहीं बोल पाते कि इस एक्सिस के अबाउट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक है, फिर थोड़ी ना आप उसको पलटाकर एक दूसरे के ऊपर रख पाते, फिर आप ये नहीं बोल पाते कि YCOM 0 होगा, सिर्फ XCOM निकलेगा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये बोला कि यार ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। समझना, मैं ज्ञान बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं यहाँ ओरिजिन क्यों लूँ, मेरा काम बढ़ेगा। अगर मैं इधर ओरिजिन ले लेता हूँ, इधर ओरिजिन लेकर यहाँ से एक्सिस बना देता हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा और मुझे YCOM निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इधर ओरिजिन मान लूँ या मैं अगर इधर ओरिजिन मान लूँ, तो बेटा मुझे YCOM भी निकालना पड़ेगा, XCOM भी निकालना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? हाँ सर, इसलिए हम ओरिजिन इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लेते हैं बेटा कि हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाए। हमारे पास 3 केसेस हैं, या तो मैं इधर ओरिजिन मान लूं, या मैं इधर ओरिजिन मान लूं, या तो मैं इधर ओरिजिन मान लूं। इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, है ना, लेकिन मैं इन दोनों को हटा रहा हूं, सिर्फ 3 केस ले रहा हूं, 1 2 3। हमारे पास 3 केस है ओरिजिन मानने के। अगर मैं इधर ओरिजिन मानूंगा बेटा, तो मुझे XCOM भी निकालना पड़ेगा, YCOM भी निकालना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहां ओरिजिन मानता हूं बेटा, तो भी मुझे XCOM निकालना पड़ेगा, तो भी मुझे YCOM निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोला यार कि अगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मुझे दिख रही है, मैं इसको फोल्ड अगर करता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट ये प्रॉपर फोल्ड हो जाएगा, तो मैं यहीं पर अपना ओरिजिन मान लेता हूं। इससे क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री निकल आएगी और मुझे YCOM निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ना बेटा, ना मैंने इधर माना ओरिजिन, ना मैंने इधर माना ओरिजिन, किधर माना, इधर माना। समझे? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस था बेटा जो मैंने यूज किया है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, और बेटा ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, धीरे धीरे करके, एकदम से कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। क्लियर है? अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो सटासट। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर लाया कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि दोनों की हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट बेस से बराबर पे इंडिविजुअली। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, इसको भी लिख लो। तो चलिए भाई, इसी के साथ खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सारे कोर्सेज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, जहां पर जाकर आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, बिना किसी कूपन कोड को लगाए, बिना कोई कोर्स खरीदे, है ना। सेम चीज आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप से भी। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपके फोन में ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप YouTube चलाते हैं तो आप YouTube पर भी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को जाकर एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और वहां पर भी जितना कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमें YouTube पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। हम जहां भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे हमें कितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन हम आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।